Hello, welcome to another video on the basic electrical engineering. Here we are discuss about the node analysis. नोड एनालिसिस के बारे में जानते हैं कि नोड एनालिसिस कहां पर जरूरत है और नोड एनालिसिस की क्या जरूरत है। नोड एनालिसिस बेसिकली किर्चॉफ्स करंट लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। अब तक आप लोग पढ़े होंगे कि किर्चॉफ्स करंट लॉ क्या है, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, ये बात जान चुके हैं एंड उसके बाद ओम्स लॉ भी जान चुके हैं। पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि किर्चॉफ्स करंट लॉ, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओम्स लॉ से हम कोई भी नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं, पर इतने सारे इक्वेशन हो जाएंगे कि उसको सॉल्व करने के लिए आपका टाइम बहुत जाएगा। अगर हम उस इक्वेशन को बहुत इजी से सॉल्व करना है तो हमको नोड एनालिसिस या मेश एनालिसिस यूज करना है। सो नोड एनालिसिस और मेश एनालिसिस को यूज करने के लिए क्या तरीका यूज करना है, उसके लिए हमको सीखते हैं कि नोड एनालिसिस कैसे करते हैं। एक एग्जांपल ले लो कि ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर Vx दिया हुआ, Vy है और रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5 और एक करंट सोर्स है। तो इतने सारे जो नेटवर्क आपके पास अभी यहाँ पर हो गए, तो अभी आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम एक थोड़ा सा उसको फॉर्मूला लेते हैं। तो नोड एनालिसिस को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो देखते हैं नोड क्या चीज है। यहाँ पर नोड, इसको भी हम नोड बोलेंगे और इसको भी हम नोड बोलेंगे, पर ये वाला जो नोड है वो दो एलिमेंट को कनेक्ट करता है और ये वाला जो नोड है, सपोज ये 1 है, ये 2 है और जो नोड 2 है ये 3 एलिमेंट को कनेक्ट करता है, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। तो नोड 2 में हम कह नहीं सकते कि यहां से जो करंट इन हो रहा है वही करंट यहां पर आउट होगा, बिकॉज यहां पर एक करंट डिवीजन भी होता है। बट नोड 1 जो करंट इन है वही करंट आउट होगा, तो इस नोड के कोई इंपॉर्टेंस है नहीं जाती है, क्योंकि यहां से जो भी इन है वही आउट है। तो इससे अच्छा है कि ये नोड ही ना दिखाया जाए, इससे अच्छा इस नोड को निकालकर हम सिर्फ बताएं कि यहां से करंट ही जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम यहाँ नोड जरूरत नहीं है, पर यहां पर नोड नहीं होने से होगा नहीं। ठीक है, तो आपके पास अभी यहाँ पर ऑप्शन है कि ये वाला नोड सही है और फिर दूसरा नोड है यहाँ पर भी 3 ब्रांचेस मिलते हैं एक दूसरे से, तो ये भी नोड ओके कंसिडर करते हैं। यहाँ पर जो नोड है, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही करंट फ्लो करेगा दोनों ब्रांचेस में, तो इस नोड को भी लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात है कि यहाँ पर आपके नोड देखो 1, 2, 3 और 4, तो ये जो 4 नोड हो गए, ये चारों नोड को 4 डिफरेंट नोड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो चीज है कि ये 2 ब्रांच को है, ये वाला जो नोड है वो 3 ब्रांच के साथ कनेक्टेड है, पर यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं ये 1, 2, 3, 4 ये 4 नोड को अगर मैं मिला देता हूं, अगर मैं ये 4 नोड को मिला देता हूं तब भी कोई खराब नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही मतलब समझाएगा। तो इन 4 नोड का मिलाकर मैं एक कॉमन नोड का नाम देता हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर बचे कितने नोड्स, 1, 2 और 3। सो यहाँ पर 3 नोड हो गए। इन तीनों नोड में से एक नोड को हमको करना है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब आप समझ लो कि जैसे यहाँ पर एक आपका जो समुद्र हो जाता है, राइट, आप समुद्र का यहाँ पर समुद्र का पानी है, तो जितने भी नदी है जहां पर भी है वो सारे घूम घाम कर नदी के कहां से आएंगे, सब आगे समुद्र में मिल जाएंगे। तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर एक नोड 1 है, तो नोड 1 है एक हिल टॉप, एक माउंटेन टॉप है नोड 1, और नोड 2 एक माउंटेन टॉप है, जहां से आपके जितने भी करंट्स है वो सब आकर एक रेफरेंस के अंदर जाके मिल जाएंगे। रेफरेंस इज लाइक एक ओशन की तरह समझ जाए, तो यहाँ से सारे जो करंट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। नोड 1 और नोड 2, इसको हम लेमन लैंग्वेज में कैसे समझाते हैं, सपोज ये नोड 3 हो गया जो कि आपका रेफरेंस हो गया, तो नोड 1 से अभी करंट ऐसे जाके भी आ सकता है 1, और दूसरे यहां से भी आ गया 2, और यहां से एक दूसरे नोड की तरफ आ गया, जो नोड हम मालूम नहीं है ये यहाँ पर है, ये दूसरा वाला नोड यहाँ पर है। तो ये 3 जगह से पानी आकर यहाँ पर 2 जगह से पानी डायरेक्टली आ जाता है रेफरेंस के पास, और तीसरे वाले में ये कहीं पर दूसरे नोड में आकर अटक जाता है। तो ठीक है, नोड 1 से 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं कि करंट जाने का, एक इधर और एक इधर, ये 3 ऑप्शंस हैं। उसी तरह नोड 2 में 3 ऑप्शंस होंगे। एक तो है कि एक यहाँ पर आ रहा है, तो अभी सोचो कि नोड 1, मैं क्यों सोचूं कि नोड 1 नीचे की तरफ है या नोड 1 का पोटेंशियल कम है, नोड 1 कहीं पर यहाँ पर भी हो सकता है। तो यहाँ से 3 ऑप्शन है, एक 1,
एक यहां से डायरेक्टली आ जाएगा तो 2, और यहां से एक डायरेक्टली आ गया तो हो गया 3। सो यहाँ पर 3 ऑप्शन है जहां से कि नोड 2 से हम लोग 3 करंट हो सकता है। तो अगर नोड 2 से बात किया जाए तो यहाँ पर 1, 2 और 3, तो 3 डिफरेंट ऑप्शन है 3 तक पहुंचने के लिए। तो अगर हम इस 3 को जो नोड 3 है इसको हमें रेफरेंस ले लें, अगर रेफरेंस ले लें तो ये सारे ऑप्शन हो गए, ये सारे करंट्स 1 से भी आ सकते हैं, 2 से भी आ सकते हैं। तो ये जो चीज एग्जाम्पल बना गया ये एक रेफरेंस लेमन लैंग्वेज के लिए है कि एक रेफरेंस को आप एक समुद्र समझ लो, और जो भी करंट वहां से आ रहा है नोड 1 से, नोड 1 को आप समझ सकते हो कि ये एक हिल टॉप है जहां से सारे करंट्स जितने भी झरने का पानी है वो नोड 1 से आकर रेफरेंस के अंदर मिल रहे हैं। वैसे ही जितने भी झरने का पानी है एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, और ये सारे आकर यहां पर रेफरेंस में आकर मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हमको ये बात समझ में आ गई, पहले क्या समझे हम लोग कि एक नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर कौन से नोड हम कंसिडर करेंगे, जिस नोड में 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हो उसको नोड लेंगे। तो 1, 2 यहां पर 3 नंबर हो गया था। इन तीनों में से किसको हम रेफरेंस देंगे? रेफरेंस उसी को लेना सही है जहां से हम ज्यादा एलिमेंट्स के साथ, जो नोड ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, 1, 2, 3 और 4, हम उसको आप रेफरेंस ले लो। तो ये हो गया रेफरेंस। अब एक बार आपको रेफरेंस डिसाइड हो गया और आपका जो नोड डिसाइड हो गया, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इक्वेशन लिखने के लिए आप समझ जाओ कि जब हम नोड 1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे, नोड 1, तो यहां पर हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? KCL, किर्चॉफ्स करंट लॉ। किर्चॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है? इस नोड से अगर कोई भी करंट, हम जैसा भी डायरेक्शन आप चाहते हो, कोई बोला कि सर मैं तीनों करंट आउटसाइड निकल रहे हैं, मतलब तीनों करंट 1 से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यू आर राइट, और उसी हिसाब से आपका करंट इक्वेशन होगा। तो लेट अस लिख देते हैं कि अगर ये 1 है, नोड 1, तो नोड 1 से यू आर एज्यूमिंग दैट ऑल द करंट्स आर गोइंग आउट, सारे करंट्स बाहर निकल रहे हैं। तो एक करंट यहां पर जा रहा है I1, दूसरा करंट यहां जा रहा है I2, और तीसरा करंट यहां जा रहा है I3। तो तीनों करंट यहां से निकल ही रहे हैं। तो KCL का इक्वेशन क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया KCL पुट करने के बाद I1, I2, I3। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स सेज दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल्स टू RI। तो उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय R, यानी I इज द, अगर I1 इज अ करंट जो यहां से फ्लो कर रहा है, अब मैं इसको अलग से दिखाता हूं। अगर I1 एक करंट है जो यहां से फ्लो होके यहां पर आ रहा है ना, तो ये वाला तो कनेक्टेड है रेफरेंस के साथ। तो I1 करंट का वैल्यू कितना होगा? 1, जो पोटेंशियल है 1, उसको हम बोलते हैं V1, एंड पोटेंशियल एट 2 हो गया V2, और ये वाला जो रेफरेंस है ये 0 हो गया, बिकॉज रेफरेंस को हम बोलते हैं ये रेफरेंस पोटेंशियल है, दैट इज 0 पोटेंशियल। और V1 से जब वो आ रहा है तो उसको, अगर ये Vx का जो करंट डायरेक्शन नीचे की तरफ है, Vx उसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो हम यहां लिख सकते हैं क्या? V1 माइनस Vx डिवाइडेड बाय R1। ये जो करंट है, जो I1 है, क्या हम बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट दिस इज I1। I1 इज अ करंट जो कि V1 से V1 माइनस ऑफ Vx डिवाइडेड बाय R1 will give me the value of I1। तो उसी तरह हम I2 को भी लिख सकते हैं। जैसे I2 कैसा हो गया? तो V1 से ही करंट आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे V1 माइनस ऑफ, ये जो रेफरेंस हो गया, रेफरेंस का तो कोई वैल्यू नहीं है तो 0। तो और क्या इसमें अटक रहा है? दैट इज y इज दैट इज गिविंग ऑब्स्टेकल। तो V1 से Vy को माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय आपका R4 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू I2। और जो तीसरा करंट जो यहां से निकल के जा रहा है 1 से 2 की तरफ, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू I3। तो आपके जो 3 करंट हुए I1, I2 एंड I3, तीनों करंट हो गए। तो इन तीनों जो वैल्यूज हैं अगर मैं यहां पर पुट करूंगा तो यहां पर क्या होगा? तो आपको हो जाएगा V1 माइनस Vx बाय R1
और दूसरा हो जाएगा V1 माइनस VY बाय R4 और तीसरा हो जाएगा V1 माइनस V2 बाय R2। दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस इक्वेशन में आपका जो Vx है वो तो नोन है, Vy नोन है, और यहां पर इस इक्वेशन को मैं अगर ठीक से लिखूंगा तो ये हो जाएगा V1 1 बाय R1 और यहाँ पर भी 1 बाय R4 और यहाँ पर भी 1 बाय R2। V1 के साथ ये तीनों चीज कॉमन आ गए, 1 बाय R1, 1 बाय R4, 1 बाय R2, ये तीनों। तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि V1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई किए और इसके साथ हम फिर से इसको ऐड कर सकते हैं V2 के साथ। सो V2 और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ऑफ 1 बाय R2, और फिर जो टर्म्स है बाकी रह गया टर्म, उसको क्या होगा, ये माइनस ऑफ Vx बाय R1 है तो इसको आप दूसरे साइड में ले जाओ, तो Vx बाय R1 अलग साइड में आ गया, Vy बाय R4 और एक जगह में आ गया, Vy बाय R4, और फिर आपका और कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो ये सारे टर्म यूज हो गए। सो आपके जो इसको एक लाइन में लिख देते हैं पहले से, तो आपके जो इक्वेशंस होंगे इस तरफ वो है प्लस V2 माइनस 1 बाय R2 और यहाँ पर हो गया आपका V1 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R4। तो आपकी ये इक्वेशन एक रेडी, ये इक्वेशन आपका रेडी हो गया, जहां पर ये सिर्फ एक ही इक्वेशन है। पहले आप पहली बार पढ़ रहे इसलिए आपको धीरे धीरे पूरा इक्वेशन अलग अलग तरीके से बताया गया, पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो फाइनल इक्वेशन है ये आप डायरेक्टली नोड 1 को देख के लिख सकते हो। ध्यान से देखो, नोड 1 अगर मैं इस पोटेंशियल को V1 बोलता हूं तो यहां से कितने एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, 1, 2 एंड 3। इन तीनों ब्रांचेस के रेजिस्टेंस क्या है, एक का रेजिस्टेंस है R1, दूसरे का रेजिस्टेंस है R4 और तीसरा रेजिस्टेंस है R2। अब देखो V1 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R4। अभी दूसरा चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा कि V1 के साथ कौन सब्ट्रैक्ट किया, V2 को, तो V1 माइनस V2, एक V1 से दो ब्रांचेस जो दो करंट है वो डायरेक्टली शिफ्ट में जा रहे हैं, मतलब इस रेफरेंस में जा रहे हैं, तो I2 भी रेफरेंस में जा रहा है, पर V1 से एक करंट है जो कि दूसरे नोड में जा रहा है, दैट इज V2, तो उसको आप माइनस में ले लो और उसमें कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R2, तो R2 यहां हो गया। अभी जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहा था Vx बाय R1 और दूसरा कांस्टेंट टर्म क्या है, Vy, सो Vy बाय R4, तो ये दोनों हो गए आपके कांस्टेंट टर्म्स, तो एक साइड में हो गए। तो ऐसे करके हम नोड 2 का भी इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर एक वही नेटवर्क है, नोड 2 इक्वेशन लिखते समय हम लोग यहाँ पर क्या लिए थे, I1 इसको लिए थे, इसको I2 लिए थे और इसको I3 लिए थे। अभी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आप ये बोलो कि सर मैं ये वाला क्या लिए थे, हमको उसमें नहीं मालूम और हम अपने तरीके से इसको लेंगे, बट यहां पर मैं कहूंगा कि आप इसको ऐसा लो कि ये कोई आएगा बोलेगा मैं इसको I3 लेता हूं या I4 लेता हूं या I5 लेता हूं, 3 लेता हूं, I3, I4 और I5, और सारे करंट नोड 2 से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई करता है तो इक्वेशन यहां पर KCL अप्लाई करता है, KCL एट नोड 2, KCL एट नोड 2, तो उसमें क्या होगा, तो I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये तीनों करंट हो जाएंगे इक्वल्स टू 0। पहले वाले इक्वेशन में देखो ध्यान से, पहले वाले इक्वेशन में यहां पर हम I1, I2, I3 लिए थे, पर जब हमने जो फाइनल इक्वेशन यहां लिखा V1 और प्लस V2 इज इक्वल टू इनटू सम कांस्टेंट इज इक्वल टू सम आउटपुट एज ए कांस्टेंट, यहां पर कहीं पर भी I1, I2 और I3 का नाम ही नहीं है। I1, I2, I3 हम लोग ये अज्यूम किए थे कि एट नोड 1 3 करंट्स आर देयर, 3 करंट, वो तीनों करंट नोड 1 से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक
ठीक है ना। तो तीनों करंट अगर बाहर की तरफ निकल रहे हैं और फिर क्या इक्वेशन बनता है हम लोग बनाए थे, वैसे उसी तरह हम लोग यहाँ देखेंगे नोड 2 ऑल द करंट्स आर गोइंग आउट, मतलब सारे करंट नोड 2 से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये जैसे एक पर्वत शिखर है और यहाँ से सारे करंट्स बाहर की तरफ नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। तो इजी होता है ना समझने में कि सारे करंट निकल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि I3, I4, I5 तीनों करंट तो जा रहे हैं, तीनों करंट इक्वल टू 0। अभी फिर I3 का वैल्यू क्या होगा, तो एक एक करके लिखते हैं। जैसे I3 हो गया, I3 का वैल्यू क्या होगा कि हम नोड 2 के बारे में लिख रहे हैं। तो नोड 2 जब हम लिख रहे हैं तो नोड 2 इज अ हायर पोटेंशियल, बहुत ही हायर पोटेंशियल में है, तो उसको बोलेंगे V2। और कहां की तरफ, किस तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, तो V2 माइनस V1। और उनके बीच में क्या रेजिस्टेंस है, R2 है रेजिस्टेंस, ठीक है, R2 हो गया रेजिस्टेंस। फिर नोड 2 से दूसरा जो करंट है I4, वो किस तरफ जा रहा है, I4 सीधा नीचे रेफरेंस की तरफ जा रहा है, यानी रेफरेंस ऑन ओशन, और ये I4 सीधा यहाँ पर ही जा रहा है जीरो पोटेंशियल की तरफ। तो हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ 2 से ये पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं I4 इज इक्वल्स टू V2 बाय R5। अब ये ऐसा हो गया। अब दूसरा हो गया कि यहाँ पर तीसरा जो लाइन है I5 वो इस रास्ते से होकर यहाँ रेफरेंस की तरफ जा रहा है। पर यहाँ पर एक इजी अच्छा चीज क्या है, यहाँ पर एक करंट सोर्स आ गया, करंट सोर्स जो कि इस वायर में सिर्फ I करंट ही फ्लो करेगा एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस वायर से सिर्फ I करंट फ्लो करेगा, पर हमारा एज्यूम कहां पर है, नीचे की तरफ। तो आप यहां लिख सकते हो कि I5 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ I। तो यहाँ पर I5 के लिए और इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइनस ऑफ I लिख दिया। जब हम तीनों को मिला देंगे तो क्या होगा, देखो V2 माइनस V1 बाय R2 प्लस V2 बाय R5 माइनस ऑफ I इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपके इक्वेशन कंप्लीट। तो इस इक्वेशन को मैं अगर ठीक से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, पहले V1 लिखता हूं, तो V1 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -1 बाय R2। तो V1 के साथ -1 बाय R2 मल्टीप्लाई है। V2 के साथ क्या है, V2 के साथ है 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R5। देखो यहाँ पर 1 बाय R2 है और यहाँ पर 1 बाय R5 है, तो इन दोनों को ऐड करने से वही होगा। तो I है यहाँ पर माइनस I, इस तरफ जाएगा तो प्लस I हो जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ये हो गया आपका नोड 2 का इक्वेशन, और नोड 1 का इक्वेशन आप पहले से कर लियो। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू है, गिवन वैल्यू है R2 और R5 पहले से दिया हुआ है, एंड I इज अ करंट जो आपको पहले से दिया होना चाहिए। तो ये सारे वैल्यू दिए हैं, तो आपको क्या निकालना है, V1 एंड V2। आपके पास ये है इक्वेशन नंबर 2, और इससे पहले था आपका इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर भी आपका V1 V2 इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट है, और दूसरे वाले इक्वेशन में भी V1 V2 इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट हो गया। जब आपके पास दो इक्वेशन हो गया और एक कांस्टेंट हो गया, तो आपका इक्वेशन कैसे दिखेगा, इक्वेशन विल लाइक A1 x प्लस B1 y इज इक्वल टू C1 एंड A2 x प्लस B2 y इज इक्वल टू C2। आपका इक्वेशन ऐसा दिखने वाला है, राइट। आप इसको डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हो। एक तो हो गया कि आप जैसे यूजुअल तरीका है, इसको इक्वेशन 1 ले लो और इक्वेशन 2 ले लो, और फिर इसके साथ A1 मल्टीप्लाई करो, इसके साथ A2 मल्टीप्लाई करो, यानी A2 A1 x प्लस A2 B1 y इज इक्वल टू A2 C1। A1 A2 के साथ A1 मल्टीप्लाई करो, मतलब सब में A1 मल्टीप्लाई कर दो, A1 A2 x प्लस A1 B2 y प्लस A1 C2 हो गया। अब इन दोनों सारे टर्म्स की प्लस है, इसको सब माइनस कर दो, ठीक है। अब आप माइनस कर दिए तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, और बचा कितना, A2 B1 माइनस A1 B2 इंटू y इज इक्वल टू A2 C1 माइनस A1 C2। तो एक ही वेरिएबल रहा y, वो मिल जाएगा। पर ये जो तरीका है, ये तरीका ओल्ड तरीका है, ये बहुत ही आपको प्रॉब्लम करेगा कि ये मतलब ये इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। ये भी दो वेरिएबल था, इसलिए आपने फौरन ही कर दिया, मतलब जल्दी से हो गया। पर अगर ये 3 वेरिएबल होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। हम यहाँ पर अगर मैट्रिक्स यूज करें तो शायद और जल्दी कर सकते हैं। सपोज मैं इसको A1 A2 ले लूंगा और इसको B1 और B2 लूंगा और इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, जैसे x एंड y।
ठीक है ना, और इसको लिख दूंगा यहाँ पर C1 और C2। अब देखो कैसे, ये हो गया एक मैट्रिक्स जिसमें A1x B1y इज इक्वल टू C1, तो ऊपर वाला इक्वेशन सेटिस्फाई। A2x B2y इज इक्वल टू C2, तो नीचे वाला इक्वेशन सेटिस्फाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कैमर्स रूल यूज कर सकते हैं। कैमर्स रूल में डायरेक्टली सपोज ये एक मैट्रिक्स A हो गया, ये एक मैट्रिक्स से X हो गया, ये एक मैट्रिक्स से Z हो गया, तो आप X इज इक्वल टू A इनवर्स Z ऐसा करके भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर दोनों तरफ A इनवर्स मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर X रह गया और यहाँ पर A इनवर्स Z हो गया, तो A इनवर्स जो Z है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो X क्या होगा, X क्या है, X नथिंग बट स्मॉल x y है, और A क्या है, A मैट्रिक्स है जो कि A1 B1 A2 और B2 है। तो आप A का इनवर्स निकालना है, तो A का इनवर्स क्या होगा, A का इनवर्स आप कैमर्स रूल देखिए तो उसमें आप A 1/डेल्टा और इसका इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स एक बहुत अच्छा तरीका है 2x2 मैट्रिक्स का। आपको इसका वैल्यू है तो B2 और A1 ये इंटरचेंज रहेंगे, और यहाँ पर आपका साइन वही वैल्यू रहेगा और बस साइन चेंज रहेगा। और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो गया आपका डेल्टा। अगर आप इस तरफ सॉल्व करेंगे एंड A इनवर्स निकल गया, तो A इनवर्स निकलने के बाद Z है, Z क्या चीज है, Z हो गया आपका C1 C2, तो आप उसको Z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो X का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। तो ये भी लग रहा है कि ये बहुत ही मतलब लंबा इक्वेशन है, बट धीरे धीरे आपको मालूम पड़ जाएगा कि A इनवर्स बहुत ही इजी से निकल सकता है, और A इनवर्स Z करके भी आप कर सकते हो। या फिर अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो वहां पर दो इक्वेशन सॉल्व करने का भी ऑप्शन है, जैसे A1 B1 A2 B2 आप वैल्यू पुट कर दो, मतलब ये तीनों वैल्यू पुट करो A1 B1 और C1 A2 B2 एंड C2, और कैलकुलेटर अपने आप X Y का वैल्यू दे देगा। तो ये हो गया कि नोड एनालिसिस इस तरह सॉल्व हो सकता है। इन आने वाले वीडियोस में हम एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि नोड एनालिसिस कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।